हेलो मेरे नौनिहालो, कैसे हो? मैं श्रुति मालवी आप लोगों का स्वागत करती हूँ ओशन लर्निंग में। और हम पढ़ रहे हैं क्या? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 की, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? यौगिकों के आईयूपीएसी नाम से सूत्र बनाना तथा उनकी समावयवता के बारे में। मतलब क्या हुआ था बेटा, जब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था तो हमने क्या किए थे? यौगिकों के आईयूपीएसी नाम बनाए थे। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न आईयूपीएसी नामों के यौगिकों की संरचना बनाइए, तो आपको यौगिकों की संरचना बनाना भी आना चाहिए, है ना। तो यौगिकों के आईयूपीएसी नाम से उनके सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं, संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है, उस पर हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। पहला ही टॉपिक क्या है? संकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नाम से सूत्र का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आईयूपीएसी नाम जब आपने बनाया था ना, सूत्र का आईयूपीएसी नाम बनाया था, तो जैसे उसके कुछ रूल्स थे, वैसे ही सूत्र से आईयूपीएसी नाम से सूत्र बनाने के भी कुछ कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है बेटे? धनायन या ऋणायन को पहचानो, मतलब दोनों को ही आपको पहचानना है। ये या नहीं, ये तथा होना चाहिए, है ना। धनायन तथा ऋणायन को पहचानो, ये लो जी। मतलब आपको अगर पता लग जाएगा कि धनायन कौन है, ऋणायन कौन है, तो आप उनको सही जगह पर व्यवस्थित कर पाओगे, क्योंकि हम धनायन का नाम पहले लिखते थे और ऋणायन का नाम बाद में लिखते थे। इसलिए बोल रहा है कि भाई धनायन तथा ऋणायन दोनों को पहचानो। अगली बात बोल रहा है सरल आयन। सरल आयन कौन? जो काउंटर आयन के बाहर होता है, काउंटर आयन होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर होता है ना। तो सरल आयन को उचित स्थान पर संयोजकता के साथ लिख दें। यानी कि ये बोल रहा है सबसे पहले क्या काम करना है? पहले धनायन और ऋणायन को पहचानना है, और काउंटर आयन को यानी कि सरल आयन को उसके स्थान पर, उचित स्थान पर उसकी संयोजकता, यानी कि वो जो भी उसके ऊपर चार्ज है ना, उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। ठीक है, उसके बाद संकुल के बड़े ब्रैकेट में, है ना, संकुल के बड़े ब्रैकेट में, यानी कि वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, वो बोल रहा है ये संकुल के बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले धातु को और उसके बाद विभिन्न लिगेंड्स को वर्णमाला क्रम में लिखो तथा कुल आवेश की गणना करके बड़े ब्रैकेट के ऊपर लिख दो। पहले क्या लिखनी है? मेटल लिखनी है। मेटल के बाद में लिगेंड्स को जमाना है उनके अकॉर्डिंगली, उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कोई ए वाला है तो पहले बी वाले को, बाद में सी वाले को, उसके बाद में, इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। और टोटल उसका चार्ज कैलकुलेट करके कहाँ लिख देना है? उस बड़े ब्रैकेट के ऊपर, वहां कॉर्नर में, जहां पर हम हमेशा चार्ज लिखते हैं। फिर क्या करना है? इसका चार्ज और इसका चार्ज, इसकी टोपी उसके पैर में लगा करके सूत्र का निर्माण कर देंगे। कैसे करते हैं देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल है अपना सोडियम टेट्रासाइनोनिकलेट। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये सोडियम अलग जा रहा है, टेट्रासाइनोनिकलेट अलग आ रहा है ना। तो इसका मतलब एक काउंटर आयन है और एक कॉम्प्लेक्स आयन है। ये वाला तो हो गया कॉम्प्लेक्स आयन। क्यों? क्योंकि ये वाली जो मेटल है इसके पीछे ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है ना, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, और साथ में क्या लिखा हुआ है आपका? टेट्रासाइनो, यानी कि लिगेंड का नाम लिखा हुआ है। तो लिगेंड और मेटल, सेंट्रल मेटल एटम कहाँ होते हैं? कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं। तो बाहर कौन है इसके? सोडियम है। देखो आप ये लीजिए, मैंने पहले लिख दिया सोडियम। हमने धनायन और ऋणायन को पहचान लिया, ये धनायन है और ये पूरा का पूरा ऋणायन है ना। और जो कॉम्प्लेक्स अपना बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? ऋणायन बनेगा। लीजिए, ठीक है। फिर आप बोल रहे हैं कि धनायन ऋणायन को पहचानने के बाद में पहले धनायन का नाम उचित स्थान पर लिख देना है। धनायन था इसलिए पहले लिख दिया, ऋणायन होता तो मैं बाद में लिखती। ठीक है, धनायन का नाम उचित स्थान पर लिख दिया। फिर मेटल कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए पहले मेटल का नाम बताओ, कौन सी मेटल है? निकल है, क्योंकि निकल के पीछे 8 सफिक्स लगा हुआ है माइनस चार्ज की वजह से। निकल है इसलिए Ni। लो जी, निकल लगा दी, है ना। निकलेट मेटल के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? टेट्रा मतलब 4, साइनो मतलब Cn जुड़े हुए हैं, है ना। टेट्रासाइनो यानी कि Cn कितने जुड़े हुए हैं? 4 जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इसकी अब आप चार्ज की गणना कर लेंगे, यानी कि आवेश की गणना कर लेंगे। अब आवेश की गणना कैसे करेंगे? देखो, आपने पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया था, अब हम यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो, चार्ज हमें नहीं पता कि कितना है, यानी कि बराबर हमने रख दिया x। क्लियर? निकिल के ऊपर कितना चार्ज है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 2। तो भैया 2 लिख दिया अपन ने। अब Cn के ऊपर -1 आवेश होता है, -1, और एक Cn पे -1, तो 4 Cn पे कितने? -4। बोलो, ऐसा हो गया। तो 2 - 4 बराबर x अपने को निकालना है। x निकालना तो 2 - 4 कितना हुआ? -2। तो बताओ x बराबर कितना? -2। बोलिए, ऐसा हो गया। और सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ये हम सबको मालूम है। बोलो, सबको मालूम है ना। अब क्या करेंगे? जब हम
इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, तो देखो ये हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया, मैं इसको मिटा देती हूँ। ये लो जी, मैंने चार्ज कैलकुलेट करके इसको मिटा दिया, है ना। अब क्या करना है, हमें ये पता लग गया सोडियम धनायन और NiCN का होल 4 ऋण आयन मिलकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे तो इसकी टोपी इसके पैर में, इसकी टोपी इसके पैर में, 1 है तो 1 हम लगाते नहीं, तो कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला। बोलिए बात समझ में आ गई क्या? सीख गए क्या मेरे बच्चे? कैसे किया है, पहले हमने कॉम्प्लेक्स को अलग कर लिया है, काउंटर आयन अलग कर लिया, कॉम्प्लेक्स आयन अलग कर लिया है, देन फिर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोगों ने वहां का एक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। एक्स कैलकुलेट करने के बाद में हमें जो भी हमने सीखा है इसकी टोपी उसके पैर में करके वो हमने काम कर लिया। अब देखो इसका बनाते हैं, है ना, एक बार और मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की भी। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पेंटाएमीन ब्रोमो कोबाल्ट 3rd सल्फेट। अब आपको पता लग रहा होगा कौन धनायन कौन ऋणायन। ये यहां से लेकर के यहां तक का तो आपका धनायन और ये आपका है ऋणायन। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो पहले हम ऋणायन को उसके उचित स्थान पर रख देते हैं सल्फेट। सल्फेट के ऊपर बेटा 2- चार्ज होता है, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। सरल आयन क्या है यहाँ पर सल्फेट, और सल्फेट पे 2- चार्ज होता है। उसकी ऑक्सीकरण संख्या या उसकी संयोजकता के साथ हमने उसको वहां पर लिख दिया है। अब हम बात करेंगे किसके, हमारे कॉम्प्लेक्स आयन की। कॉम्प्लेक्स आयन में कौन कौन है, तो देखो कॉम्प्लेक्स आयन को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। पहले हम मेटल लिखते हैं, मेटल कौन है, अपनी कोबाल्ट है, ठीक है। कोबाल्ट मेटल के साथ में पेंटाएमीन और ब्रोमो जुड़े हुए हैं। एमीन को हम पहले लिखेंगे, एमीन क्या होता है NH3, कितने हैं, पेंटा लिखा हुआ है इसका मतलब 5 है, और ब्रोमो, ब्रोमो का मतलब होता है Br, कितने हैं, एक ही, एक कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब Br एक ही है। अब हमें नहीं पता कि इस माइनस पे कितना माइनस चार्ज है, x माइनस चार्ज है, हमें तो ये पता है, तो हम इस x की गणना करेंगे ना। पहले x की गणना करेंगे तो देखो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कितना दिया हुआ है बेटा 3, NH3 का ऑक्सीकरण कितना, NH3 का चार्ज कितना, कुछ नहीं, तो बताओ 0 × 5 = 0, और ब्रोमीन का होता है -1, एक ब्रोमीन है तो 1 - 1, ठीक है। और टोटल चार्ज कितना अपने को x है। अब x की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो 3 - 1 कितना होता है बेटा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ पर x हटा करके हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। बोलो लिख देंगे, तो मैं इसको पूरे को मिटा देती हूँ यहाँ से और इस x की जगह पे क्या लिख देती हूँ 2 लिख देती हूँ। अब इन दोनों को ही मिला करके जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो वो कंपाउंड कैसा बनेगा, देखो NH3 होल 5 BrSO4। इसकी टोपी इसके पैर में लगाएंगे तो 2, इसकी टोपी इसके पैर में लगाएंगे तो 2, तो मुझे बताओ ये भी 2 वो भी 2, दोनों 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बोलिए इसका नाम, उसका नाम बना के देख लो, वही नाम आ रहा होगा, सेम टू सेम आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। इसकी प्रैक्टिस करते, देखिए अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3rd नाइट्राइट। नाइट्राइट है, नाइट्रेट नहीं है, क्या है, नाइट्राइट है। नाइट्रेट में और नाइट्राइट में अंतर होता है, तो देखिए इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है, डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3rd नाइट्राइट। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को बच्चों, हम लोगों को करना है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग अलग ढूंढने हैं। तो देखिए नाइट्राइट जो होता है NO2 उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो ये तो आपका हो गया ऋणायन, और ये जो पूरा है ये आपका हो गया धनायन। बोलिए आ गया बात समझ में। अब धनायन को पहले लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो धनायन है ये क्या है, अपना कॉम्प्लेक्स आयन। नाइट्राइट को पहले लिख देती हूँ मैं इधर, नाइट्राइट को उचित स्थान पर NO2- लगा करके लिख दिया। अब अपना ये कौन है, कोबाल्ट डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डाइएमीन। अब एबीसीडी में सी पहले आता है इसलिए डाइक्लोरो का सी पहले आया, डाई को तो हम गिनते नहीं है, डाइक्लोरो का सी पहले आया, बिस को भी हम नहीं गिनते, एथिलीन का ई सी के बाद में आता है, ठीक है। एथिलीन में ए नहीं आता, ई आता है बेटा, तो एथिलीन डाइएमीन का ई सी के बाद आता है, तो पहले हम डाइक्लोरो लिखेंगे, यानी कि कोबाल्ट के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, लिगेंड डाइक्लोरो, यानी कि 2 क्लोरीन, और बिस का मतलब भी 2 होता है। एथिलीन डाइएमीन को हम EN लिख देते हैं ऐसे। तो बोलिए ऐसा हो गया। अब हमें नहीं पता कि इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज है, ये पता है, पर कितना है ये नहीं पता, तो x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू निकालने के लिए देखो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक है 3,
क्लोरीन -1 होता है तो -1 इंटू 2 2, और एथिलीन डाइएमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है इसलिए 0, एथिलीन डाइएमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए 0, और ये हो गया है आपका x बराबर x। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1 बराबर x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई बेटा 1 आई, यानी कि यहाँ पर एक धनायन है, एक धनायन एक ऋणायन के साथ। अब मैं इसको मिटा दूं या फिर मैं लिखा रहने देती हूँ, मैं इधर साइड में बना देती हूँ। तो ये दोनों मिलकर के जब कंपाउंड बनाएंगे तो कैसा कंपाउंड बनेगा, COCl2 En का होल ट्वाइस और NO2, क्योंकि इसके ऊपर भी एक ही टोपी थी, इसके ऊपर भी एक ही टोपी थी, दोनों की एक एक टोपी कैंसिल हो गई। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसका नाम बना लेते हैं, पेंटा एक्वा साइनोक्रोमियम थर्ड और क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, है ना, और ये पूरा हो गया फिर अपना पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज वाले का नाम पहले लिख देंगे, क्रोमियम है इसलिए Cr, पेंटा एक्वा यानी कि H2O कितने हैं 5, साइनो Cn एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से नाम हो गया, और क्लोराइड जो हो गया वो अपना हो गया Cl माइनस। अब हम पहले इसका चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, x कितना है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्रोमियम का 3, H2O का 0 और Cn का -1, टोटल x के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 2 इज इक्वल टू x, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर 2 है मेरे बच्चों, 2 है। तो फिर हम इसको जब कैलकुलेट करके लिखेंगे तो लिखेंगे Cr H2O का होल 5 Cn, ओहो हाँ Cn और Cl। अब Cl पे एक नेगेटिव था तो एक लिखते नहीं है, इसकी टोपी इसके पैर में लगानी, कितनी टोपी आई, x की वैल्यू आई बेटा 2, तो 2 इधर हम लगा करके जो है हमारा कॉम्प्लेक्स तैयार कर लेंगे। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स। बोलिए, इस तरीके से आप जो है कॉम्प्लेक्स के नाम के अकॉर्डिंग उनके सूत्र बना सकते हैं, और दो चार और देख लेते हैं अलग अलग टाइप के। मैं सब तरह का एक सूत्र आप लोगों को लिखना सिखा दे रही हूँ यहाँ पर। अब ये देखो आप, टेट्राएमीन प्लेटिनम और टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट अलग टाइप का है ना। मैं सभी तरह का एक एग्जाम्पल आप लोगों को लेकर के बता रही हूँ कि भाई किस किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, टेट्राएमीन प्लेटिनम सेकेंड और टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट। ठीक है, अब ये अपने को जो ये वैसा वाला है जिसमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन है, देखो ऐसा वाला ही नजर आ रहा है ना। अब मैंने आपसे कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स पहले होगा वो धनावेशित होगा और जो कॉम्प्लेक्स बाद में आएगा वो ऋणावेशित होगा। बोलो, तो ये वाला x प्लस और वो वाला x माइनस हो जाएगा। इतनी बात सीख गए। अब क्या करना है, प्लेटिनम प्लेटिनेट, यानी कि मेटल जो है दोनों में ही सेम है, कौन सी है अपनी प्लेटिनम Pt। अब इधर वाले में प्लेटिनम के साथ में कौन, अब प्लेटिनम है ना, अपने आप ही समझ में आ रहा है, प्लेटिनम लिखा हुआ है तो इसका मतलब धनावेशित या उदासीन, और प्लेटिनेट का मतलब है ऋणावेशित, तो अपने आप ही समझ में आ रहा है ना ऋणावेशित। तो प्लेटिनम के साथ में कौन है, टेट्राएमीन है, यानी कि NH3 है, कितने हैं 4, टेट्रा मतलब 4 एमीन है यहाँ पर। और प्लेटिनेट के साथ में कौन है, टेट्राक्लोरो है, यानी कि Cl4 है ना। अब आपको x कैलकुलेट करना है, वैसे तो मुझे पता है कि x यहाँ पर कितना है 4 है ना, 4 माइनस हो गया तो 2 इधर 2 उधर, है ना, पर फिर भी लगा लेते हैं। देखो ये x प्लेटिनम का कितना है 2, इसका कितना है 0 बराबर x, तो बताओ x कितना आ गया, यहाँ पर 2 आया, x की वैल्यू कितनी आई बेटा यहाँ पर 2 आई, और यहाँ पर देखो x कितना है, ये भी हो गया 2, ये लिखा हुआ है, और -4 बराबर x, तो x कितना हो गया यहाँ पर माइनस का 2। तो देखो 2 और 2, बोलो बात समझ में आ गई क्या, ये प्लस का 2 वो माइनस का 2, दोनों दो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और कंपाउंड बन जाएगा क्या, प्लेटिनम NH3 होल 4 और प्लेटिनम Cl4, बस खत्म। सेम है ना, सेम चार्जेस कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को और कंपाउंड जो है वो इस तरीके से बन जाता है। बोलिए आ गया क्या, अगले वाले को देखते हैं। ये अगला वाला मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ देती हूँ, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, इसको होमवर्क की तरह कीजिए, इसका कंपाउंड आप खुद बनाएंगे, ठीक है, और मैसेज करके मुझे बताएंगे, है ना,
आप जब ये वीडियो देखेंगे तो ये जो कंपाउंड है बिल्कुल इस तरीके से बनेगा, और इस कंपाउंड को आप जो है वीडियो में मैसेज करके मुझे कमेंट में डालेंगे कि भाई ये सही बना है कि नहीं बना है। मैं आपको बाकायदा इसका आंसर बताऊंगी कि ये आपने सही बनाया है या गलत बनाया है, ठीक है, पर आप कमेंट जरूर करेंगे। ओके, अगला देखते हैं हम, ट्राईएमीन क्लोरो कोबाल्ट। ओहो, म्यू वाले हैं, ये म्यू वाले हैं, इसका मतलब क्या है कि ये कैसे हैं, ब्रिज लिगेंड वाले हैं, यानी कि सेतु लिगेंड वाले हैं। तो देखिए कैसे बनेंगे, जैसा नाम है ना वैसे ही शुरू हो जाते हैं। क्या बोल रहा है ये, ट्राईएमीन, लो जी NH3 और आयन लिखा हुआ है, पहले पूरा नाम पढ़ते हैं, ट्राईएमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो ट्राईएमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन। आयन है, इसका मतलब क्या है, अब हमें चार्ज लगाना है ना, कितना चार्ज लगेगा, कैसे चार्ज लगेगा, ये हमें कोबाल्ट से पता लग रहा है, या तो धन आवेश है या फिर न्यूट्रल है। न्यूट्रल है नहीं क्योंकि आयन लिखा हुआ है, यानी कि धन आवेशित है, ठीक है। अब कैसे कैसे है, ट्राईएमीन यानी कि एमीन कितनी 3, क्लोरो कितना 1, है ना। अब जब आप ब्रिज लिगेंड वाले के नाम लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, मेटल बाद में लिखते हैं, तो कोबाल्ट ये रही साहब, ठीक, कोबाल्ट थर्ड। फिर म्यू एमिडो है ना, म्यू एमिडो का मतलब है, अमाइडो का मतलब है NH2 और म्यू नाइट्रो का मतलब है NO2, म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो, ठीक है। अब इसके बाद में नाइट्रो के बाद में ट्राईएमीन क्लोरो कोबाल्ट, तो यहां आप वापस क्या लगाएंगे, आपकी मेटल लगाएंगे कोबाल्ट, और मेटल के साथ में कौन कौन जुड़े हैं, ट्राईएमीन और क्लोरो। तो ट्राईएमीन और क्लोरो बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कैसे, ट्राईएमीन और ये क्लोरो, और ये हो गया भैया आपका आयन, ठीक है। अब हमें नहीं पता इसके ऊपर कितना X प्लस चार्ज आएगा, कितना आएगा ये नहीं पता, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं भैया, इसकी वजह से 0 -1 प्लस X, उसकी वजह से -1, इसकी वजह से भी -1 प्लस X, इसकी वजह से 0 और उसकी वजह से -1 बराबर X। तो भैया इस X को कैलकुलेट करने के लिए ये सब आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर -1 और -1 ये होगा -3 और ये -4, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज जो है वो आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी, 4। अब X की वैल्यू यदि 4 निकल जाएगी तो मैं इसको यहां लिख देती हूं, तो ये हो गया आपका 4+, ठीक है। ऐसे कंपाउंड हम लोगों ने बनाए भी हैं, देखो, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट कर, अच्छा 4 आ जाएगा, दोनों का 4 है तो इसका 2 आएगा, है ना, 2x है ना बेटा, 2x बराबर 4 हुआ ये, है ना, 2x बराबर 4 हुआ, 2x बराबर 4 हुआ तो ये आ जाएगा 2, अरे ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर 2, है ना, 2 कोबाल्ट की वजह से था ना, ये 2 कोबाल्ट की वजह से था, तो 1 आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप इधर आ जाओ नीचे, ओ ओ ओ ओ सॉरी, गड़बड़ हो गई, अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं इसकी, ट्राईएमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ये लिगेंड कैसा है, ये लिगेंड, इसके आगे जब म्यू लिखा हुआ है तो म्यू लिखा होने का मतलब है कि ये कैसा है, सेतु लिगेंड है। अब सेतु लिगेंड वाले कंपाउंड के नाम आपने कैसे लिखे थे, उधर आपने देखा था, है ना, सूत्र कैसा होता है वो एक बार आप देख चुके हो। तो हम यहाँ से सूत्र बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे, ट्राईएमीन क्लोरो कोबाल्ट। ट्राईएमीन क्लोरो कोबाल्ट का मतलब है, आप चाहें तो कोबाल्ट को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, सेतु बनाने के टाइम पे, है ना। तो मैं पहले आप लोगों को ट्राईएमीन लिखूंगी, जैसे हमने वहां देखा था वैसे ही लिखेंगे। तो ट्राईएमीन, एमीन कितना है 3 बार, क्लोरो, क्लोरो और ये कोबाल्ट, ये राजी कोबाल्ट, ठीक है। अब क्लोरो कोबाल्ट ऐसा हो गया, क्लोरो कोबाल्ट आपने लिख दिया। अब कोबाल्ट के साथ में ब्रिज लिगेंड कौन कौन जुड़े हुए, अमाइडो यानी कि NH2 और नाइट्रो NO2, ठीक है। अब ट्राईएमीन क्लोरो कोबाल्ट यानी कि अगली मेटल भी कौन है, कोबाल्ट, तो हम कोबाल्ट को यहां लिख देंगे, ठीक है। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ट्राईएमीन और क्लोरो को, ट्राईएमीन मतलब NH3 का होल थ्राइस और क्लोरो को, और यहां लिखा हुआ है आयन। अब आयन है तो बताओ
धनायन ही हो सकता है ना, ऋणायन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ऋणायन होता तो ये कोबाल्ट 8 होता। धनायन है पर हमें नहीं पता कि कितना धनायन है। n प्लस चार्ज है इसके ऊपर, हमें नहीं पता कि कितना x प्लस चार्ज है या कितना n प्लस चार्ज है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। आता है अपने को। देखो NH3 का होता है 0, मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखो कैलकुलेट में यहाँ कर रही हूँ बेटा, जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है। तो आप देखो NH3 का होता है 0, क्लोरीन का होता है -1, कोबाल्ट का दिया हुआ है +3, ये लो जी +3, ओके। कोबाल्ट का +3, NH2 का होता है बेटा -1, NO2 का होता है चार्ज -1, कोबाल्ट का भी, अगले वाले कोबाल्ट का भी दिया हुआ है 3, यानी कि +3, ठीक। अब NH3 का होता है 0 और इस क्लोरीन का भी है -1। टोटल मिला के हमको क्या कैलकुलेट करना है? n। तो हम इस तरीके से एक बना लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर देंगे तो देखो ये प्लस का 3 है, तो -1 -1 -1 और +3 गए। अब कितना बच गया? प्लस का 3 और माइनस का 1। तो मुझे बताओ 2 बचा कि नहीं बचा? n बराबर कितना आ गया? 2। तो हम इस n की जगह पे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? है जी। 2 लिखते ही हमें समझ में आ गया कि हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा है? ऐसा है कि NH3 होल थ्राइस Cl CO NH2 NO2 कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइस Cl और कितना चार्ज? 2 प्लस चार्ज। कैसे आया? उधर से आया। आ गया समझ में? इसका बना के देखो, अभी मैं बताती हूँ इसको। इसका नाम देखो, क्लोरो नाइट्रिटो बिस इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3 पर क्लोरेट। अब ये थोड़ा अलग टाइप का देखने को मिला। पर क्लोरेट जो है, पर क्लोरिक एसिड जो होता है बेटा HClO4, उसमें से यदि आप H प्लस हटा देते हो तो क्या बचता है? पर क्लोरेट आयन बचता है। तो इसका नाम देखिए कैसे लिखेंगे, क्लोरो नाइट्रिटो, नाइट्रो होता है तो NO2, नाइट्राइटो होता है तो ONO, यानी कि अब की बार नाइट्राइटो O और नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N होता है तो नाइट्रो नाम होता है, नाइट्राइटो O होता है तो नाइट्रिटो नाम होता है, नाइट्राइटो नाम होता है, ठीक है। तो देखिए आप पहले धनायन ऋणायन पहचान ले। ये आपका पूरा है क्या? धनायन, ठीक। और ये आपका कौन है? ऋण आयन। बोलिए इतनी इतनी बात हम लोगों ने पहचान ली। ऋणायन को अपनी उचित जगह पर रख देते हैं तो ClO4 माइनस, HClO4 में से H हटा दिया तो ClO4 माइनस बचेगा, पर क्लोरेट। अब जो बचा है वो कौन है? अपना कॉम्प्लेक्स आयन। तो देखो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या क्या है? क्लोरो है, नाइट्राइटो है, तो क्लोरो है, नाइट्राइटो है, बिस एथिन डाइएमीन है और कोबाल्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मेटल का नाम लिखेंगे, कोबाल्ट CO, ओके, कोबाल्ट CO लिख दिया। क्लोरो, एक ही क्लोरो है इसलिए क्लोरो लिखा है। नाइट्राइटो यानी कि ONO, ऑक्सीजन यहाँ पर कोबाल्ट के साथ में क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए O का पहले लिखा है। बिस इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन को अपन EN बोलते हैं, तो EN, और बिस का मतलब है कि कितने हैं? 2, ठीक है। 2 बिस है, 2 हैं तो हमने लगा दिया बिस। डाई क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसके खुद के ही नाम में क्या है? डाई है, इसलिए हमने डाई नहीं लगा करके बिस लगाया है। अब हम क्या करेंगे? चार्ज। अब ये कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज वाला है, हमें नहीं पता कितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर उपस्थित है, तो हमने N प्लस लिख दिया। N प्लस लिख दिया तो बच्चे मेरे को एक बात बताओ, अब हम इसको N को कैलकुलेट कर लेंगे जैसे बाकियों का किया है। कैसे करेंगे? कोबाल्ट पे कितना है? देखो 3, क्लोरीन पे कितना होता है? -1, ONO पे भी कितना होता है? -1, इथेन 1,2 डाइएमीन पे कितना होता है? 0, और टोटल चार्ज इज इक्वल टू द N। -1 -2 जो है 3 से जाएंगे तो कितना बचेगा? 1। N की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो जब इन दोनों को ही मिला करके आप कंपाउंड का फॉर्मेशन करोगे तो ये आएगा CO Cl ONO En का होल ट्वाइस और ClO4। इसकी टोपी इसके पैर में, इसकी टोपी इसके पैर में, इसके भी एक टोपी, उसके भी वो दो, एक टोपी, तो दोनों टोपियां एक दूसरे क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारा कंपाउंड कौन सा बनेगा? ये वाला। बोलिए सीख गए क्या? अरे आ गया क्या? बहुत सिंपल है। आप लोगों को इसका नाम बनाना आ जाएगा ना, तो नाम से ये बनाना भी आराम से आ जाएगा। और आप लोग अभी अच्छी तरीके से इसको सीख गए होंगे, है ना? ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो समावयवता देखिए, समावयवता के बारे में आप जानते हैं। समावयवता क्या होती है? आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? आइसोमेरिज्म। क्या होती है समावयवता बेटा? जब किसी
कंपाउंड या किसी यौगिक के जो सूत्र होता है वो समान होता है, परंतु उसकी संरचना में भिन्नता होती है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और ये जो फेनोमेना है ये क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म या समावयवता कहलाता है। ठीक है, तो लिख देती हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। दो या दो से अधिक संकुल, क्योंकि हम यहाँ पर अब किसकी बात कर रहे हैं, संकुल यौगिकों की बात कर रहे हैं, तो हम संकुल यौगिकों में ही समानता समावयवता पढ़ेंगे, है ना। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संकुल जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र में भिन्नता के कारण गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हूं। एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा यह परिघटना, ऐसे ही लिखते हैं ना, जब डेफिनेशन लिखते हैं तो बड़े बड़े शब्दों का, भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह परिघटना समावयवता कहलाती है। देखो, एक होती समझाने वाली भाषा, समझाने वाली भाषा वो होती जिसको अपन आराम से, अब आप हिंदी में समझते हैं तो मैं हिंदी में समझा देती हूँ, आप इंग्लिश में समझते हो तो मैं इंग्लिश में समझा देती, है ना। परंतु जब हम ऑफिशियली जब किसी के बारे में डिक्टेट करते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं ना, तो हम बड़े बड़े शब्दों को बड़े अच्छे तरीके से उसको लिखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो दो या दो से अधिक संकुल जिनका अणुसूत्र समान, अच्छा अगर इसी लैंग्वेज में से मैं आप लोगों को पढ़ाने लगी ना तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए हम जो बोलचाल में भाषा का इस्तेमाल करते हैं मैं उसी भाषा में आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करती हूँ ताकि आप बोर नहीं हो, है ना। ठीक है, पढ़ाई होता ही है बच्चों कि जब किताब हाथ में आती है तो ऐसा लगता है नींद की गोली आ गई है ना, और बस लेते ही मजेदार से नींद आने लगती है। तो वो नींद ना आए उसका भी प्रयास एक टीचर अपनी तरफ से पूरा करता है बेटा। जितनी मेहनत आप पढ़ने में करते हैं ना, उससे कई ज्यादा मेहनत एक टीचर आप लोगों को पढ़ाने में करता है। उसका ध्यान सब जगह होता है, बच्चा बोर नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो वो छूट जाए। और सबसे खास बात, मेरा बच्चा जिस भाषा में समझता है मेरे को उसको उसी भाषा में समझाना है। ठीक है, अभी आप हिंदी में समझते हैं, हिंदी मीडियम की वीडियोस बन रहे हैं, तो हिंदी मीडियम का मतलब है कि आप लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा जो है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि आप लोगों के आराम से समझ में आए। तो देखो, दो या दो से अधिक संकुल जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो, है ना, और संरचना सूत्र अलग अलग होने की वजह से इनके गुणों में भी भिन्नता पाई जाए, वे क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। और यह परिघटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। ठीक है, अब समावयवता जो है ना बेटा दो टाइप की होती है। समावयवता दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता, है ना। कौन कौन सी बेटा, एक तो होती है संरचनात्मक और एक होती है त्रिविम समावयवता। अच्छा, त्रिविम समावयवता भी फिर बाद में दो भागों में बटी हुई है ना, दो भागों में बटी हुई, फिर उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप ध्यान रखें कि संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता ये दो प्रकार की समावयवता हमें देखने को अब यहाँ पर प्राप्त होगी। तो पहले हम बात करेंगे संरचनात्मक समावयवता के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं संरचनात्मक समावयवता की तरफ। संरचनात्मक समावयवता, अब देखो जो इसका नाम है ये वही समावयवता है। समावयवता के लिए सबसे खास बात ये है, जब आप कंफ्यूज हो जाते हो ना तो कंफ्यूज मत होना,
जो इसका नाम है ना बस उसी में चेंज आ रहा होगा। नाम क्या लिखा है? संरचनात्मक समावयवता, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अब नाम में ही क्या है? स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है? अणुसूत्र तो समान होंगे परंतु संरचना सूत्र भिन्न होंगे। संरचना सूत्र में जब भिन्नता आएगी तो कैसी समावयवता आपको देखने को मिलेगी? संरचनात्मक समावयवता देखने को मिलेगी। तो ऐसे दो या दो से अधिक संकुल, दो या दो से अधिक संकुल जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र में भिन्नता पाई जाए। संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। नाम में ही संरचना है इसलिए देखो, दो या दो से अधिक संकुल जिनका अणुसूत्र तो कैसा हो बच्चों? समान हो परंतु संरचना सूत्र कैसा हो? भिन्न भिन्न हो। अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न। देखो, अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न। ऐसे समावयवी क्या दर्शाएंगे? संरचनात्मक समावयवता दर्शाएंगे। अब संरचनात्मक समावयवता भी अलग अलग प्रकार की होती है ना? तो आयनन समावयवता, जो इसकी सॉल्वेट समावयवता, हाइड्रेशन जो समावयवता, जल योजन की जो समावयवता होती है, लिगेंड समावयवता जो होती है, इन सभी के बारे में आगे हम बात करते हैं। तो संरचनात्मक समावयवता कितने कितने टाइप की होती है देख लीजिए। पहली हम बात करेंगे आयनन समावयवता की, यानी कि क्या हुआ है कि अणुसूत्र तो समान रहेगा। देखो, अब संरचना सूत्र देखो हमने पहले ही पढ़ा है क्या कि जो हमारी संरचनात्मक समावयवता है उसमें क्या समान रहेगा बेटा? अणुसूत्र तो समान रहेगा। ठीक है, अणुसूत्र कैसा रहेगा? समान रहेगा। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ संरचना में ही भिन्नता प्रदर्शित होगी। अब संरचना में भिन्नता के आधार पर ये आयनन समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं। आयनन समावयवता का मतलब है कि जब आयन बनेंगे ना इनके, तब अलग अलग टाइप के आयन बनेंगे। तो आयनन समावयवता क्या कहलाती है? देखिए, वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान हो, जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु जलीय विलयन में अलग अलग या भिन्न भिन्न, अलग अलग या मैं भिन्न भिन्न ही लिख देती हूँ, परंतु जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हूं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। आयनन समावयवता प्रदर्शित करते हैं। आयनन समावयवता प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या हो रहा है बच्चों के ऐसे दो अलग अलग संकुल जिनका अणुसूत्र तो समान होगा परंतु जब आप उनको जलीय विलयन में डालोगे तो अलग अलग रूप से आयनित होंगे। किस प्रकार से आयनित होंगे? देखिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लेकर के बताती हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है देखिएगा। एग्जाम्पल है आपका कोबाल्ट NH3 का होल 5 Br और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ SO4। ठीक है, ये मैंने एक कंपाउंड बना लिया। अब ये कंपाउंड का नाम क्या है? पहले तो इसके नाम पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखेंगे। नाम क्या है इसका बेटा? पेंटाएमीन
पेंटाएमीन ब्रोमो कोबाल्ट, अब कोबाल्ट है तो थर्ड आ जाएगा, ये कोबाल्ट थर्ड, ये आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, मुझे तो याद है इसलिए मैंने लिख दिया है ना, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, देख लीजिए, ठीक है, ये इसका नाम है। अब ये जो है ये एक कंपाउंड है जिसमें एक कोबाल्ट है, 5 एमीन है, एक ब्रोमीन है और एक सल्फेट है। अब इससे मिलकर के देखो दो तरह के कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे, एक ऐसा भी हो सकता है, एक तो कंपाउंड बिल्कुल एज इट इज है ना, SO4, और एक कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है कोबाल्ट NH3 का होल 5, SO4 आपके बाहर अंदर चला जाएगा और ये Br, ऐसा भी हो सकता है ना। अब इन दोनों कंपाउंडों में अंतर क्या है देखिए, जब ये आयनित होगा ना बेटा, तो आयनित होकर के ये एक आयन तो ये देगा कॉम्प्लेक्स आयन, जिसमें सल्फेट जो है वो बाहर होगा, SO4 2- और यहां पर होगा 2+, जो सल्फेट आयन का टेस्ट देगा, और एक जो है वो ऐसा होगा जब आयनित होगा ये वाला, तो ये जो है ब्रोमाइड आयन का टेस्ट देगा, मतलब जब ये वाला संकुल टेस्ट देगा तो ये ब्रोमाइड आयन का टेस्ट देगा, और ये वाला संकुल जब टेस्ट देगा तो सल्फेट आयन का टेस्ट देगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम परीक्षण भी कर सकते हैं। क्या परीक्षण है यहाँ पर देखिएगा, परीक्षण क्या है कि यदि अगर मैं इसको कंपाउंड A और मैं इसको कंपाउंड B डाल दूं, ठीक है, अगर मैं कंपाउंड A की रिएक्शन AgNO3 के साथ में करवाती हूं तो ये किसी प्रकार का कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा, कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी, परंतु मैं जो है इस A को है ना उसके साथ में BaCl2 के साथ में यदि रिएक्ट करवा दूं, किसके साथ में रिएक्ट करवा दूं, BaCl2 के साथ में यदि रिएक्ट करवा दूं, AgNO3 के साथ में तो इस A ने कोई प्रेसिपिटेट नहीं दिया, परंतु यदि मैं इसको BaCl2 के साथ में बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवा दूं, है ना, तो ये BaSO4 का ये Cl हटा देगा, SO4 के साथ में क्या बना लेगा, ये श्वेत अवक्षेप, श्वेत PPT बना लेगा, ठीक है। वैसे की वैसी ही रिएक्शन यदि मैं इसके लिए करवाती हूँ, क्या ये B कॉम्प्लेक्स जो है अपना, B कॉम्प्लेक्स यानी कि B संकुल जो है, यदि इस संकुल को मैं AgNO3 के साथ में ट्रीट करवाऊं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में ट्रीट करवाऊं, और इसको BaCl2 के साथ में ट्रीट करवाऊं, तो देखो BaCl2 के साथ में तो ये किसी प्रकार का कोई अवक्षेप नहीं देगा, ठीक है, किसी प्रकार का कोई अवक्षेप नहीं देगा, परंतु AgNO3 के साथ में ये AgBr का पीला अवक्षेप जरूर दे देगा, और पीला अवक्षेप आना ही ब्रोमाइड आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट कहलाता है बेटा। और सल्फेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट ये रहा, BaCl2 के साथ में BaSO4 बनाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लोराइड आयन निकलता तो ये AgCl बनाता, AgBr निकल रहा है तो AgBr बना रहा है ना, और BaCl2 जो है वो BaCl में Cl को अलग हटा देता है और SO4 के साथ में कैसा अवक्षेप दे देता है, श्वेत अवक्षेप दे देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम टेस्ट लगा करके भी इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि दोनों का जब आयनन होता है तो दोनों के ही आयन अलग अलग होते हैं, और ये उसके लिए परीक्षण है। आ रही बात समझ में? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ला जी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये हुआ आपका प्लेटिनम NH3 का होल 4, NH3 का होल ट्वाइस ले लो, NH3 का होल ट्वाइस Cl2 और Br2, ठीक। ये एक अणुसूत्र है जिसमें 2 Br, 2 Cl, 2 NH3 और एक प्लेटिनम है। अगर मैं इसी का एक और आयनन समावयवी बनाऊं तो देखो PT NH3 का होल ट्वाइस, अब की बार Br2 अंदर और Cl2 बाहर, ठीक है।
अब देखो ये दोनों एक दूसरे के आयनन समावयवी कैसे हुए। अगर मैं इसका जलीय विलयन में आयनन करवाऊंगी तो क्या होगा भाई, Pt ओए NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये अलग हो जाएगा धनावेशित रूप से, 2 प्लस आएगा क्योंकि Br भी है ना, और 2 Br आयन यहां से अलग हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि मैं इस वाले कंपाउंड का आयनन करवाती हूं तो देखिए Pt NH3 होल ट्वाइस Br2, ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन अलग हो जाएगा और 2 Cl माइनस आयन आपको अलग मिलेंगे। अब पता कैसे लगेगा कि कौन सा क्या है, अब पता कैसे लगे कि ये Br का टेस्ट दे रहा है, वो Cl का टेस्ट दे रहा है, तो टेस्ट लगा के देखना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, परीक्षण लगाना पड़ेगा। परीक्षण या टेस्ट क्या है, देखिए यदि आप इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन है ना, कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन जो है इस समावयवी की जो रिएक्शन है वो, यदि आप इसको मैं A नाम दे देती हूँ और इसको मैं B नाम दे देती हूँ, ठीक है। इस A की रिएक्शन यदि आप BaCl2 के साथ में करवाएंगे तो BaSO4 के साथ में करवाएंगे तो कई को रिएक्ट करेगा, ये तो AgNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा, है ना, क्योंकि उधर कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी। तो देखो पिछले वाले में अगर मैं इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ में डालूं, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें ये है उसमें यदि मैं AgNO3 डालती हूँ ना बच्चे, तो पहले की तरह ही ये क्या देगा, AgBr का श्वेत पीला अवक्षेप देगा। कैसा देगा, येलो प्रेसिपिटेट हमको मिलेगा AgBr का, क्योंकि Br माइनस बाहर निकल रहा है ना, तो ब्रोमाइड का टेस्ट देगा, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयनों में अपन ने पढ़ा था कि तो जो काउंटर आयन होते हैं वही अपना टेस्ट देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर वाले कभी भी अपना टेस्ट नहीं देते, पूरी तरह से आयनित नहीं होता है। परंतु इसके अंदर B वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर आपने यदि AgNO3 डाला तो AgNO3 डालते ही क्या होगा, ये अवक्षेप तो देगा परंतु अब की बार AgCl का अवक्षेप देगा, और अवक्षेप कैसा होगा, श्वेत रंग का, यानी कि सफेद रंग का श्वेत प्रेसिपिटेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोलिए, तो अगर श्वेत प्रेसिपिटेट आया तो क्लोराइड आयन बाहर है और येलो प्रेसिपिटेट आया तो ब्रोमाइड आयन बाहर है। बोलिए, दोनों का टेस्ट लग गया, है ना, इजी है ना। अब हम आयनन समावयवता के बारे में पढ़ चुके, यानी कि आयनों में समावयवता, दोनों के आयनन में अलग अलग भिन्नता पाई जाएगी। एक बार ब्रोमीन बाहर होगा तो एक बार क्लोराइड बाहर होगा, अणुसूत्र समान होंगे परंतु आयनन जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो आयनन समावयवता, जो नाम है वही समावयवता, ठीक है। अगली समावयवता देखते हैं। अब याद बात आती है यहाँ पर जल योजन, विलायक योजन समावयवता या फिर हाइड्रेट समावयवता, ठीक है। हाइड्रेट समावयवता या जल योजन यानी कि किससे संबंधित है, जल से संबंधित है ना। अब जल से कैसे संबंधित है, तो देखो वे संकुल जिनके अणुसूत्र तो समान ही होंगे, सभी में ये लाइन एकदम एक ही चलती जाएगी, अणुसूत्र समान हो, परंतु समन्वय संकुल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर तथा आयनिक संकुल में, यानी कि काउंटर आयन आयनिक संकुल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या भिन्न हो। मतलब ऐसे संकुल जिनमें H2O का जो नंबर है, देखो हाइड्रेट या सॉल्वेट या जल योजन एक ही बात है ना, हाइड्रेट सॉल्वेट जल है ना, जल मतलब H2O। अब कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन में जो जल के अणु होंगे ना, उन्हीं में भिन्नता होगी। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखो, सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका है COH2O का होल 6 और बाहर आ गया आपका Cl3। ये एक कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये कैसे कलर का बेटा, बैंगनी कलर का है।
कैसा है बेटा? बैंगनी, है ना, ये अपना बोर्ड है ना, बिल्कुल वैसा बैंगनी कलर का, बैंगन के कलर का। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन में कितने हाइड्रो H2O है? 6। काउंटर आयन में कितने हैं? 0, है ना। परंतु जब आप इसका समावयवी बनाएंगे तो आप देखो इसका अगला समावयवी कैसे बनाएंगे। कोबाल्ट H2O 5 कर दो, 5 कर दी तो अंदर लिगेंड 6 थे, 5 ही रह जाएंगे, तो एक बाहर से Cl डालना पड़ेगा, एक Cl अंदर, तो बाहर Cl2.H2O, ऐसा एक संकुल बनेगा। इस संकुल का मतलब है कि 5 H2O तो कॉम्प्लेक्स के अंदर और एक H2O बाहर। तो देखो दोनों के अणुओं की संख्या में भिन्नता आ गई ना। देखो समान सूत्र तो समान ही है, परंतु यहाँ 6 के 6 H2O अंदर से, वहां 5 H2O अंदर और एक बाहर रह गया। ठीक है, अब 5 H2O थे तो एक क्लोरीन अंदर आ गया। ये कैसा हो जाएगा? इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा बेटा। ये कैसा हो जाएगा? हरा नीला, मतलब हरेपन में जाने लगेगा। बैंगनी कलर अब हल्का हल्का होने लगेगा और हल्का होते होते कैसा हो जाएगा? नीला हरा या हरा नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला हरा। ठीक, एक बार और हम ये काम करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो H2O अब की बार हम क्या कर दें? 4 ही कर दें। 4 करते यहाँ पर काउंटर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो चेंज हो जाएगा। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना है। तो भैया 4 है, तो बताओ एक Cl, 2 Cl अंदर जाएंगे अब, तो बाहर कितना रह जाएगा? एक ही Cl रह जाएगा और H2O कैसे रह जाएंगे? होल ट्वाइस में रह जाएंगे, यानी कि 2 H2O बाहर निकल जाएंगे। तो अंदर H2O की संख्या 4 रह गई और बाहर H2O की संख्या 2 हो गई, और ये कैसा हो गया बेटा? हरे कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया। तो टोटल मिला के बात ये थी कि जब ये इस फॉर्म में था तो बैंगनी रंग का था, बाद में ये नीला हरा हुआ और उसके बाद में ये हरे कलर का हो गया। तो इसने क्या प्रदर्शित की है? आपकी जल योजन की समावयवता या विलायक योजन समावयवता प्रदर्शित की है। ठीक है, अब इसके इनके नाम देखो, आप नाम कैसे बनेंगे इसके? ये है हेक्सा, एक्वा, कोबाल्ट, थर्ड, क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम तो ये है, परंतु इसका नाम देखो अलग होगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटा एक्वा, एक बाहर चला गया ना, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब एक H2O बाहर है ना, तो मोनोहाइड्रेट। क्या कहेंगे इसको? मोनो मतलब एक, और कितने H2O बाहर है? एक, तो हाइड्रेट ये है ना, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। हाइड्रेशन की आइसोमेरिज्म है ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तो मोनोहाइड्रेट इसको कहेंगे। एक हाइड्रोजन बाहर है, एक H2O बाहर है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रेट। ठीक, अब उसका नाम देखिए, उसका नाम लिखते हैं अपन। क्या नाम हो जाएगा भाई? टेट्रा एक्वा हो जाएगा आपकी बार। टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, क्लोरो तो लिखा ही नहीं यहाँ पर। टेट्रा एक्वा क्लोरो, यहाँ भी क्लोरो आएगा ना भाई, ये एक Cl की वजह से, तो यहाँ भी आएगा क्या? टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो आ जाएगा अब की बार, है ना। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, बाहर वाले इसकी वजह से क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब H2O कितने हैं? 2 बाहर है ना बेटा, यहाँ पर एक H2O बाहर था तो मोनोहाइड्रेट, 2 H2O बाहर है तो डाईहाइड्रेट। तो ये इसके नाम हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब जल के अणुओं में अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर और कॉम्प्लेक्स के बाहर नंबरों में जब भिन्नता पाई जाए तो कैसी समावयवता पाई जाएगी बेटा? जल योजन या विलायक योजन समावयवता पाई जाएगी। ठीक है, अगली देखते हैं।
देखिए, बंधन समावयवता, अब बॉन्डिंग में जो है वो समावयवता पाई जाएगी, यानी कि दो संकुल जिनका अणुसूत्र समान होगा, है ना, दो संकुल जिनका अणुसूत्र समान हो, परंतु उभयदंतुक लिगेंड के दाता परमाणुओं में भिन्नता हो। बंधन समावयवी कहलाएंगे, है ना, क्या कहलाएंगे, बंधन समावयवी कहलाएंगे और बंधन समावयवता प्रदर्शित करेंगे, दर्शाते हैं। मतलब ऐसे दो संकुल जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु उभयदंतुक लिगेंड जब जुड़ जाता है तो उभयदंतुक लिगेंड के जुड़ने से जो उभयदंतुक लिगेंड में क्या होता है, दो दाता परमाणु होते हैं। अब दो दाता परमाणु है तो एक बार ये बंध बनाएगा, एक बार ये बंध बनाएगा, तो दोनों की लिंकिंग में या बंधन में जो है वो अंतर देखने को मिलेगा। तो बंधन समावयवता कैसे, देखिए एग्जाम्पल लेती हूं मैं। कोबाल्ट H2O होल 5, कोबाल्ट H2O होल 5 और ये लीजिए अपना CN एक उभयदंतुक लिगेंड है और बाहर इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं लगा देती हूँ Cl2, ठीक है। अब ये देखो CN, अगर मैंने इसको CN की फॉर्म में लिखा तो इसका मतलब कार्बन यहाँ पर दाता परमाणु है ना। इस लिगेंड में दाता परमाणु कौन है बेटा, दाता परमाणु कौन है, अपना कार्बन, CN लिगेंड का कार्बन, है ना। परंतु यदि मैं इसका एक और समावयवी बनाऊं तो देखो इसका अगला समावयवी, अगर मैं इसको NC लिख दूं तो बताओ इसके जो गुण होंगे वो भिन्न हो जाएंगे ना। साइनाइड अलग गुणों का होता है, आइसोसाइनाइड अलग गुणों का होता है। आइसोसाइनाइड वाले गुण प्रदर्शित करने लगेगा और यहाँ पर जो दाता परमाणु है वो कौन हो जाएगा बेटा, नाइट्रोजन हो जाएगा। तो उभयदंतुक लिगेंड वाले जिनमें दाता परमाणुओं की बंधन में डिफरेंस आ जाए, है ना। यहाँ पर देखो कोबाल्ट जो है, अब नाम नहीं बनाएंगे अपन इसका, है ना, नाम हम पहले सीख चुके हैं। पहले मेटल के साथ में कौन बंधन बना रहा है, कार्बन बंधन बना रहा है, और यहाँ पर देखो कोबाल्ट के साथ में कौन बंध बना रहा है, नाइट्रोजन बंध बना रहा है। तो यहाँ पर देखो बंधन में जो है भिन्नता देखने को मिल रही है, बंधन में भिन्नता है तो इसका मतलब समावयवता भी कौन सी है, बंधन समावयवता है। सहसंयोजक समावयवता, उपसहसंयोजक समावयवता का मतलब है कि ऐसे दो समान परमाणु समान अणुसूत्र वाले समान अणुसूत्र वाले संकुल यौगिक जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों ही संकुल यौगिक हों तथा जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या में भिन्नता प्रदर्शित करें। उपसहसंयोजक समावयवी कहलाते हैं। मतलब क्या है बेटा कहने का कि उपसहसंयोजन समावयवता में जो आप धनायन और ऋणायन जब दोनों को देखोगे ना तो दोनों ही क्या होंगे, संकुल यौगिक होंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन होगा। यानी कि ऐसे वाले
ये भी कॉम्प्लेक्स हो, धनावेशित जो आपका आयन है वो भी कॉम्प्लेक्स हो, और ऋणावेशित आयन भी आपका क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स वाले जो है उपसहसंयोजक समावयवता, क्योंकि उपसहसंयोजक यौगिक ये भी है, उपसहसंयोजक यौगिक ये भी होगा, दोनों ही उपसहसंयोजक यौगिकों वाले जो भी कंपाउंड्स शो करेंगे वो कौन सी समावयवता होगी, उपसहसंयोजक समावयवता होगी। देखो कैसे, आपके पास एक एग्जाम्पल है, प्लैटिनम NH3 का होल 4 और प्लैटिनम Cl4, ठीक है। अब आपको इसके समावयवता बतानी, तो भैया दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है, तो कॉम्प्लेक्स आयन में कौन सी समावयवता होगी, कॉम्प्लेक्स समावयवता ही तो होगी, है ना। कोऑर्डिनेशन ये भी है, कोऑर्डिनेशन ये भी है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसका नाम ही वही है, उपसहसंयोजक समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दोनों कोऑर्डिनेशन। अब क्या करना है, इधर से एक लिगेंड उठा करके इधर से एक लिगेंड उठा करके इधर कर देना है। तो क्या करेंगे हम, अगला जो इसका समावयवी बनाएंगे उसमें देखो NH3 कितने थे, 4, 3 यहाँ रहने दो और एक Cl इधर से लाके रख दो, ताकि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। पहले भी मैंने ये चीज बोली है आप लोगों को। और इसका जब आप बनाएंगे तो देखो एक लगा दोगे आप, NH3 पहले क्यों लिखा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है इसलिए, और एक Cl जो इधर चला गया तो यहाँ 3 Cl रह गए। तो बताओ ऐसा ऐसा एक समावयवी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। तो देखो दोनों में पहले यहाँ 4 थी, यहाँ पे भी 4 थे, अब यहाँ 3 ही है और एक ये रह गया, एक ये और 3 वो कर दिए। एक और कर सकते हैं, एक और समावयवी बना सकते हैं, एक और समावयवी बना दो, ये लो PT NH3, अब की बार 2 कर दूं और इसको भी 2 कर दूं, और बताओ ये NH3 2, और बताओ ये Cl 2 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा एक और बनाऊं, ये लो एक और बना। अब आपको बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे बनाने में कि भाई ये NH3 1 हो गया और ये Cl 3 रह गए, और ये PT NH3 3 हो गए और ये Cl 1 ही रह गया। तो यार ये वाला और ये वाला तो सेम नजर नहीं आ रहा, देखो सेम नजर आ रहा है ना। तो जब दो समावयवी एक दूसरे के समान नहीं होने चाहिए तो ये वाला नहीं बनेगा, वो मैंने बनाया ही जानबूझ के था। आप सोच रहे हो कि भाई जब तक इधर सारे NH3 नहीं चल जाते तब तक सारे Cl इधर नहीं आ जाते, ना जी ऐसा नहीं है। जब समान समावयवी, देखो IUPAC जब आप नाम लिखोगे ना तो समान समावयवी नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये 3 ही समावयवी इसके बनेंगे, अधिकतम 3 समावयवी यहाँ पर बनेंगे। तो कोई भी 2 फॉर्मूला एक जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अणुसूत्र समान है परंतु संरचना सूत्र तो भिन्न है ना बेटा। संरचना सूत्र भिन्न की बजाय समान हो गया था, इधर वाले का संरचना सूत्र इसके समान और इधर वाले का इसके समान हो गया था, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। इनके नाम बना लीजिएगा। तो ये हो गई हमारी क्या, उपसहसंयोजक समावयवता। अगली बात करते हैं लिगेंड समावयवता, यानी कि अब लिगेंड खुद ही अपने अंदर समावयवता प्रदर्शित करेगा। तो मैं लिख देती हूँ, समान अणुसूत्र वाले वे यौगिक क्या, समान अणुसूत्र वाले वे संकुल यौगिक, वे संकुल यौगिक जिनमें धातु से जुड़े लीगेंड, जो धातु से जुड़ने वाला जो लीगेंड है ना बेटा, उसके अंदर खुद के अंदर ही समावयवता जब होती है तो धातु से जुड़े जो लीगेंड है ना, ये प्रतिस्थापी समूह जो है लीगेंड के प्रतिस्थापी समूहों की स्थिति में भिन्नता हो लीगेंड समावयवी कहलाते हैं। देखिए कैसे क्या होगा इसका, मतलब पहले तो इसको पढ़िए आप। समान अणुसूत्र वाले वे संकुल यौगिक जिनमें धातु से जुड़े लीगेंड के प्रतिस्थापी समूहों की स्थिति में भिन्नता हो लीगेंड समावयवी कहलाते हैं।
है ना। अब देखो लिगेंड समावयवती का एग्जाम्पल देखो, आप ये जब तक एग्जाम्पल नहीं देखोगे ना तब तक नहीं समझ में आने वाला है। ये क्रोमियम है, क्रोमियम मेटल के साथ में 5 तो जुड़े हुए हैं अपने कौन, एमीन। अरे भाई 5 कौन जुड़े हुए हैं बेटा, एमीन जुड़े हुए हैं, ये लो जी एमीन जुड़े हुए हैं 5, ठीक है। और एक आपका जुड़ा हुआ है C6H5Cl, ये कौन है, C6H5Cl कौन है, क्लोरोफेनिल है। अब ये क्लोरोफेनिल जो है ना, यहाँ आपको देखने वाली बात यह है कि क्लोरोफेनिल जो है ये कैसा क्लोरोफेनिल है, आपका 2 नंबर है ना। इसमें क्लोरोफेनिल में ये क्लोरीन के बाद में है 2, है ना। लिख देती हूँ इसको ऐसे, ऐसा वाला है ना। और यहाँ पे मैंने लगा दिया ये वाला ब्रैकेट। अरे भाई मैथ्स वाले नाराज हो जाएंगे भाई, हाँ उनको भी नाराज नहीं करना है ना। नंबर सब सही चाहिए अपने को। ऐसा ऐसा एक कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है और ये एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है क्रोमियम के साथ में पेंटाएमीन और C6H5Cl2। अब ये Cl2 का मतलब क्या है मैं अभी बताती हूँ, है ना। अब ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। देखना कैसे कैसे, देखिए एक समावयवी इसका मैंने इधर बनाया NH3 का होल 5। देखो ध्यान से देखना बेटा, अभी जरा सा ही यहाँ पर अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा और सारी बात समझ में आ जाएगी। और थोड़ा सा भी आपने स्किप कर दिया ना तो सारी बातें गोल हो जाएगी तो गोल नहीं करना है अपने को क्या करना है, समझना है। समझोगे कैसे, इधर ध्यान से देखोगे तब समझोगे। तो देखो आप कि ये क्या बोल रहा है कि भाई लिगेंड के जो प्रतिस्थापित समूह है उनकी स्थिति में जब अंतर हो जाएगा तो लिगेंड समावयवता, यानी कि लिगेंड में खुद में समावयवता, है ना। कैसे हो रही, देखो यहाँ पर Cl2, यहाँ पर ये Cl है 3 और यहाँ पर है Cl3 4, Cl को क्या 4, लो जी ये 4। अब ये 2 3 4 का क्या मतलब है, 2 3 4 का मतलब ये है कि भाई मेटल के साथ में ये C6H5 बॉन्ड बना रहा है ना बेटा। देखो मेटल कौन है अपनी, क्रोमियम। क्रोमियम के साथ में जो C6H5 है, C6H5 का मतलब क्या है, फेनिल है ना। अब फेनिल की दूसरी पोजीशन पे, पहली तो ये रही, दूसरी पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ हो, क्लोरीन हो, तो ये वाला क्लोरीन वाला है ना। 2 क्लोरोफेनिल है ना ये और इसको देखो मेटल के साथ में जब ये फेनिल जुड़ा हुआ है तो फेनिल में क्लोरीन कौन से पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे, तो 1 2 3 ये रहा जी क्लोरीन, तो 3 क्लोरोफेनिल हो गया। और मेटल के साथ में जुड़ा हुआ ये वाला जो फेनिल है इसमें क्लोरीन कहां जुड़ा हुआ है, चौथे पोजीशन पे, तो 1 2 3 और 4 ये रहा जी 4, यानी कि 4 क्लोरोफेनिल। तो यहाँ पर लिगेंड खुद में ही आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ऐसी समावयवता जिसमें लिगेंड खुद अपने अंदर आइसोमेरिज्म शो करे या समावयवता प्रदर्शित करे, लिगेंड आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो देखो 2 क्लोरोफेनिल 3 क्लोरोफेनिल 4 क्लोरोफेनिल समावयवी हो गए ना एक दूसरे के। तो लिगेंड जब खुद आइसोमेरिज्म शो करता है तो क्या, लिगेंड आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म आप लोगों को समझ में आई। स्थिति समावयवता, अब स्थिति समावयवता का मतलब है स्थिति में ही डिफरेंस आएगा। तो देखो सेतु बंध युक्त यौगिक, सेतु बंध युक्त संकुलों में लिगेंडों की स्थिति परिवर्तन से प्राप्त समावयवता। देखिए कैसे होता है कि आपके पास में एक लिगेंड है, एक आपके पास में कंपाउंड है जो कि कैसा कंपाउंड है, अब की बार ये कंपाउंड ऐसा है, ये देखो भैया NH3 का होल 4, इसके साथ में जुड़ा हुआ है CO, NH2 और O2 और ये CO और यहाँ पर जुड़ा हुआ है कौन, अपने Cl भाई साहब, ये लो। ऐसा ऐसा अपने पास में एक कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड, ये जो आप लोगों के पास में सेतु बंध वाला जो कंपाउंड है, इस सेतु बंध वाले जो कंपाउंड है इसमें यदि आपको स्थिति समावयवता देखने को मिले, है ना, स्थिति देखो किस प्रकार से चेंज हो जाए।
स्थिति देखो इस प्रकार से चेंज हो जाए कि यहाँ देखो कोबाल्ट के साथ में 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और इधर NH3 के साथ कोबाल्ट के साथ में 4 NH3 जुड़े हुए हैं, है ना। अब अगर मैं एक काम करूं कि भाई दोनों तरफ लीगेंड जो है बराबर बराबर कर दूं, है ना, बराबर बराबर कर दूं, मतलब देखो ऐसा ऐसा, कैसा कैसा, ऐसा ऐसा, देखो, अरे भाई ये लो, NH3 पहले लिखेंगे, Cl बाद में लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर बाद में लगा देंगे हम कोबाल्ट और NH2 अपनी जगह पर, O2 अपनी जगह पर। सेतु बंधों में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ भी देखो 2 NH3 और 2 Cl इस प्रकार से। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों कि ये तो कैसा दिख रहा है, असममित दिख रहा है ना, और ये कैसा दिख रहा है, सममित, जबकि मैंने कोई बाहर से कुछ उठा के नहीं डाला, है ना, लिगेंड वही है, अणुसूत्र समान है, परंतु जो लिगेंडों की स्थिति है सेतुबंध वाले कंपाउंड्स में वो मैंने चेंज करके इस तरह के 2 कंपाउंड बना दिए। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, उपसंयोजन स्थिति समावयवी होंगे, और ये जो परिघटना है क्या कहलाएगी, उपसंयोजन स्थिति समावयवता कहलाएगी। ठीक है, अगली समावयवता देखते हैं। वे संकुल जिनके 2 सूत्र होते हैं बेटा, एक तो होता है मूलानुपाती सूत्र और एक अणु सूत्र, है ना। मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्रों में यदि भिन्नता पाई जाए तो क्या होंगे, बहुलीकरण समावयवी कहलाएंगे। बहुलक कब बनाते हो आप, एक एक को जोड़ जोड़ करके बहुलक बनाते हो ना, 1 लक इकाइयों को जोड़ जोड़ करके आप बहुलक बनाते हो। तो 1 लक इकाई और बहुलक इकाइयां जो होती है उनमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, यानी कि उनके अणुसूत्र और मूलानुपाती जो सूत्र होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। मूलानुपाती सूत्र तो समान होते हैं परंतु अणुसूत्र जो है वो भिन्न होते हैं, है ना। जिनके मूलानुपाती सूत्र समान परंतु अणुसूत्र भिन्न होते हैं, बहुलीकरण समावयवता दर्शाते हैं। देखिएगा, आप बनाइए प्लेटिनम NH3 और प्लेटिनम Cl4, ये आपने एक कंपाउंड बनाया था, है ना। इसी का एक कंपाउंड देखो मैं बनाती हूं यहां पर, प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस और Cl2। लो जी, अब आप इसमें क्या देखो, आप अणुसूत्र देखो, अणुसूत्र भिन्न भिन्न है, यहाँ एक प्लेटिनम, यहाँ 2 प्लेटिनम, यहाँ 4 NH3, यहाँ 2 NH3 और यहाँ 4 Cl और यहाँ पर 2 Cl, परंतु इनके मूल अनुपाती सूत्र देखिएगा। प्लेटिनम यहाँ कितना है बच्चों, प्लेटिनम यहाँ पर है 2, देखो। NH3 यहाँ पर कितना है 4 और Cl कितना है यहाँ पर 4, परंतु यहाँ अगर प्लेटिनम की बात करें तो बताइए प्लेटिनम कितना है 1, NH3 की बात करें तो बताइए NH3 कितने बच्चों 2, और Cl की बात करें तो Cl भी कितने हैं 2। तो बताइए ये एक दूसरे के मूलानुपाती सूत्र तो है, मूलानुपाती सूत्र तो एक ही निकला ना, 1:2:1, है ना। यदि इसका मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे तो 1:2:1 निकलेगा ना, जबकि देखो अणुसूत्र तो भिन्न भिन्न निकल रहे हैं, है ना। इसका भी यदि मूलानुपात निकालूं तो बताइए 1:2:2 निकलेगा कि नहीं, समान आ गया ना, समान आ गया। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के बहुलीकरण समावयवी कहलाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन ने जितनी जितनी समावयवता पढ़ी है उनको मैं एक बार शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। देखो याद कैसे रखोगे, देख करके पहचानोगे कैसे आप लोग, देखिएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है स्ट्रक्चर में डिफरेंस, है ना। अणुसूत्र समान रहेगा परंतु स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेंगे। उसमें पहला हमने पढ़ा था क्या, आयनन समावयवता। आयनन समावयवता का मतलब है कि जब जलीय विलयन में डालेंगे तो आयन अलग अलग हो जाएंगे, बाहर का आयन और अंदर का आयन अलग अलग हो जाएगा, है ना। बाहर उपस्थित जो आयन है वो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद हमने बात की थी
आयरन समावयवता के बाद में हम लोगों ने बात की थी जल योजन या हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन का मतलब है अंदर जल के अणु और बाहर जल के अणुओं में नंबरों में डिफरेंस आएगा। तो जल के अणु है तो जल योजन याद आना चाहिए। जल के अणुओं के बाद में, जल योजन के बाद में बंधन समावयवता। बंधन समावयवता वहां होती है जहां पर उभयदंतुक लिगेंड होते हैं। उभयदंतुक लिगेंड मेटल के साथ में जुड़ने वाला जो परमाणु है, दाता परमाणु में भिन्नता होगी, है ना। यानी कि उभयदंतुक लिगेंडों में कौन सी देखने को मिलेगी? बंधन समावयवता देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी उपसहसंयोजक समावयवता। दोनों ही उपसहसंयोजक यौगिक होने चाहिए, उनमें उपसहसंयोजक समावयवता पहचानने का तरीका बता रही हूँ, है ना। उपसहसंयोजक समावयवता होगी। और अगली है आपकी लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता में लिगेंड खुद ही अपने अंदर आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, 2 क्लोरोफेनिल, 3 क्लोरोफेनिल, 4 क्लोरोफेनिल, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ी थी क्या? उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। देखो स्थिति बदल दी हमने, मतलब किसमें? ब्रिज लिगेंड्स में, सिर्फ और सिर्फ ब्रिज लिगेंड्स में देखने को मिलेगी। अगली बात थी यहाँ पर बहुलीकरण समावयवता। तो जो होल नंबर रेशो था, मूल अनुपाती सूत्र था, वो समान परंतु अणुसूत्र भिन्न। ऐसी जितनी भी समावयवताएं हैं मैंने आप लोगों को एक ही बार में बता दी हैं कि कौन कौन सी समावयवता किस किस तरीके से आप पहचान सकते हो, ठीक है। और आज के लेक्चर में इतना ही। मैं श्रुति मालवीय आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।